बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ उर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, एक अच्छी सेहत के साथ आज भी हमारे साथ मौजूद है। नहीं तो अल्लाह करे आपकी सेहत अच्छी रहे, आप हर किस्म की मुसीबत से परेशानी से महफूज रहें। इसके लिए ज़रूरी है एक टिप आपके लिए कि जब सुबह सुबह आप निकलते हैं तो कोशिश करें कुछ थोड़ा बहुत सदका कर दें। और कुछ लोग जो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, पैसों की सूरत में या किसी चीज़ की सूरत में सदका नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा अच्छा है कि वो परिंदों वगैरह के लिए कुछ ना कुछ घर पे एहतमाम करके रखें। कोई उनको बाजरा वगैरह डाल दें, उससे भी कहते हैं कि बहुत बड़ी नेकी आपको मिलती है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो मुसीबतें हैं वो दूर होती रहती हैं और इससे ज़िंदगी में बरकत रहती है। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करने से वैसे भी बढ़ता है और जैसे आप खर्च करते हैं अल्लाह ताला आपको और भी देता है। लेकिन उसके साथ साथ एक टिप इमरान ने आपको दी, एक टिप मैं आपको सुबह सुबह दूंगी। वो टिप ये है कि हमेशा कोशिश करें कि टाइम पर आए और अगर आप टाइम में नहीं आते तो कभी कभी आपको भागना दौड़ना अच्छा, अक्सर मैं जब ये मॉर्निंग शो के प्रोमोज वगैरह देखता था ना, टीजर्स, तो मुझे लगता था ये वैसे ही बनाए होते हैं कि जी भाग रहे हैं, टाई सीधी कर रहे हैं और घड़ी पहन रहे हैं ऑल दैट। बट देन वी गॉट टू नो कैसे होता है, मतलब 2 मिनट पहले। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। लेकिन आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन लाहौर की सड़कों पे ट्रैफिक थोड़ा कम है। ट्रैफिक आज वैसे वाकई कम था और चूंकि स्कूल्स वगैरह का पता अगर ट्रैफिक होता तो फिर तो हम लाइव गाड़ी से लाइव होते और हम आपको ज्वाइन करें। तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे आए। बिल्कुल, और शो भी आज का कोशिश करेंगे अच्छा रहे। ओब्वियसली थोड़ा सा पॉलिटिकल एंड थोड़ा सा लाइट भी, सब कुछ मिलेगा आपको। एक्सप्रेसो को देखने के इन एडवांस बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं आज का शो और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई? तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई वुज़रा जिम्मेदार करार। कुव्वतों का हाथ उठा, खैबर पख्तूनख्वा में हशर नशर सामने आ गया। बल्दियाती इलेक्शन में जीत के बाद मौलाना की तहरीके इंसाफ पर मुसलसल चढ़ाई। सिंध के बल्दियाती निजाम पर सियासी जंग, पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए कानून के खिलाफ आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सिफारत खाने की जानिब से PNCA में मुनक्किद हुई रंगारंग आर्ट तकरीब का अहवाल बताएंगी सना हमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। मौत के कर्ब का तजर्बा, दावों में क्या हकीकत है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट हमारा फ्लैग्स भी होगा, मलका तरन्नुम को भी हम याद करेंगे। यस, इस पर भी बात होगी, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। पहले गाना था ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। तो KPK की जो आवाम है उन्होंने भी ऐसा लगता है कि PTI को कहा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सबसे पहले हम इस इलेक्शन की बात करते हैं और यही बड़ी खबर है। आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब हैं, इसमें शिकस्त की असल वजूहात पहुँच गई हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ तलबी पर वज़ीर आला महमूद खान इस्लामाबाद पहुँचे, वज़ीर आज़म से मुलाकात की और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो वज़ीर आज़म के सामने रख दी। जो मुबैना तहकीकाती रिपोर्ट है, इतलात के मुताबिक इसमें मोरूसी सियासत, टिकटों की तकसीम, बाहमी चपकलिश के साथ साथ जो गवर्नर KP हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, 4 सूबाई वुज़रा और 11 जो अरकान असम्बली हैं, इनकी नाकिस कारकर्दगी का पोल खुला है और इन्हीं को इस शिकस्त का जिम्मेदार भी ठहराया गया है। और ज़राए तो ये भी कहते हैं कि तहसील मेयर पेशावर का जो टिकट है ये गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगिश और तैमूर सलीम झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया। मेयर की टिकट की जो सिफारिश है, इसकी सिफारिश अरबाब शहजाद ख़ानदान की मुखालफत से इसमें शिकस्त हुई और दूसरी जानिब जो मर्दान के तमाम टिकट्स हैं वो आतिफ खान की सिफारिश पर दिए गए। सवाबी में जितने टिकट्स हैं वो स्पीकर असद कैसर, चूँकि उनका हल्का है, और सूबाई वजीर शहराम तराकई की सिफारिश पर दिए गए। और इसके साथ साथ नूर आलम MPA अरबाब वसीम ने मुखालफत की, जबकि तहसील बडबीर में गवर्नर शाह फरमान और MLA नासिर मूसाजई के दरमियान इख्तलाफात से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में सैफुल्लाह नियाजी की सिफारिश पर टिकट दिए गए, जबकि लकी मुरवत में जो शिकस्त की वजह है वो हशाम इनामुल्लाह और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो उसकी वजह सामने आए। हरीपुर में अयूब बरादरान की टिकट तकसीम के बावजूद शिकस्त हुई
और जराये के मुताबिक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बुनेर में वजीर आला की सिफारिश पर टिकट दिए गए, जहां तीनों उम्मीदवार जीते हैं, जो कि सियासी हलकों के लिए सबसे बड़ी ताज्जुब वाली बात है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत करने पर चार्जशीट और अरकान असम्बली को शोकाज नोटिस दिए जाएंगे, जबकि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले MPs और MNAs के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ साथ जराये के मुताबिक वजीर आजम ने बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा इलेक्शन में किसी किस्म की सिफारिश या रिश्वत जो कहा उन्होंने उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिल्कुल, और वजीर आजम ने शिकस्त के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत की है। कोर कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उनसे हम बात करते हैं, जो कि वो तरदीद कर रहे हैं ऐसी किसी भी रिपोर्ट की। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि पेशावर में MNA MPO ब्यूरोक्रेसी PTI की थी, लेकिन कुव्वतों ने हाथ थोड़ा सा हटाया तो नतीजा आपने देख लिया। बैरिस्टर सैफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपको, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट आ रही है कि रिपोर्ट पेश की गई है, आप इसको वंस अगेन ऑफिशियली डिनाई कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है? जी बिल्कुल, कोई रिपोर्ट फॉर्मल अंदाज में नहीं पेश की गई। सिर्फ इतनी बात है कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, और उसमें इन्हीं उमूर पर भी बात हुई है और दीगर जो सूबाई उमूर हैं हुकूमत के, उस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन कोई फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो नहीं पेश की गई। अगर इस रिपोर्ट को हम सही न भी माने या ये कहें कि फॉर्मल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो मे भी वर्बल कुछ कहा गया होगा जो कि सामने आ रहा है। इन केस वर्बल भी वो नहीं है कंटेंट जो हम कह रहे हैं या सोर्सेज बता रहे हैं, तो हम अगर देखें इस इंतखाब को या रिजल्ट्स देखें, तो बैरिस्टर साहब हमें कुछ खास मुश्किल नहीं लगती है वजूहात को समझने में कि क्या वजह बनी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन उस तरीके से कंटेस्ट नहीं कर पाई या जीत नहीं पाई। वजूहात तकरीबन हमारे सामने हैं। पार्टी के अंदर हमें पहले भी खबरें आती रहती हैं ग्रुप बंदी के हवाले से, झगड़ों के हवाले से, फिर आपकी खुद जो टॉप लीडरशिप है या मरकजी क़यादत है आपकी KP की भी और मरकज़ की भी, उन्होंने कहा है कि जो टिकटों की तकसीम है PTI से इलेक्शन लड़ने की वजह से हम हारे, तो ये वजूहात तो हमारे सामने है। तो इसका मतलब है अगर रिपोर्ट नहीं भी है तो तकरीबन वजूहात तो सिमिलर ही हैं इलेक्शन हारने की। जी बिल्कुल, इन वजूहात पर तो मीडिया में 2 दिन से बहस हो रही है, तकरीबन हर चैनल ही इनको डिस्कस कर रहा है, और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ, वो भी इन्हीं वजूहात को बयान कर रहे हैं, और यही ही वजूहात हैं कि पार्टी के अंदर जो उम्मीदवारों को जिस अंदाज में जिस तरीक़ेकार के तहत टिकट दिए गए, उनसे पार्टी ही के लोग नाराज थे, और इस वजह से इलेक्शन में वो यकजहती का मुजाहरा देखने में नहीं आया। अपने ही लोग अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जिसकी वजह से वोट तकसीम हुआ, और ये जो बात नशिस्तें हाथ से निकल गई, उनकी बुनियादी वजह यही। ठीक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की भी बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है पेशावर में, MNAs हैं, MPs हैं, अब कुव्वतों ने जरा उठाया तो सारा पोल और वो कह लें जो हशर नशर सामने आ गया है। क्या कहेंगे मौलाना की स्टेटमेंट के हवाले से आप? मौलाना की स्टेटमेंट पर मैं क्या बयान दूं जी, वो उनकी अपनी शायद ऐसी कोई ख्वाहिश हो कि जिसके तहत वो ये समझते हैं कि कोई खुफिया हाथ है जो हमें सहारा दे रहा है, और अब वो खुफिया हाथ पीछे हट गया है। तो अगर वो खुफिया हाथ ऐसा कोई है तो वो उसकी तलाश वो खुद करके अपने पीछे खड़ा कर दें। हमें तो किसी खुफिया हाथ ने सपोर्ट नहीं किया। अलबत्ता ये है कि बिल्कुल क्लियर कट कोई भी सियासी तजज़ियाकार अगर इलेक्शन का जायजा ले, वोटों की तकसीम को देखे, वोटों के तनासुब को देखे, तो उसको क्लियरली पता चल जाएगा कि PTI को नुकसान सिर्फ PTI के नाराज लोगों ने दिया है, और इंतखाबी मुहिम को उस अंदाज में नहीं चलाया। अच्छा वैसे ये मसला PTI के साथ हमेशा से रहा है। ये सिर्फ बल्दियाती इंतखाब तो वैसे ही बड़ा टफ मरहला होता है कि किसको टिकट दिया जाए न दिया जाए, और ये उस सूरत में होता है जब पार्टी की बहुत एक डीप रूटेड पार्टी होती है, और तहरीक इंसाफ कंपैरेटिवली एक नई जमात है, खासतौर पर इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर इसको भी वक्त चाहिए मजीद अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो ये मसला तो पहले भी रहता है क्योंकि यूथ है, हर बंदा ही कंटेस्ट करना चाहता है, और हर पॉलिटिकल वर्कर की ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्शन लड़े और कुछ ना कुछ ओहदा उसको मिले। लेकिन अब जो ये जो दूसरा है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब वो पहले जो लीड है उसको आपने, वो टेस्ट मैच की तरह होता है कि पहले लीड आ गई, अब उसको कवर करना है आपने, या कम से कम बराबर करना है। तो दूसरे मरहले के लिए फिर इसका मतलब है आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि बाज़ाहिर नजर नहीं आ रही। अभी तो अंदरूनी चपकलिश है, लोग परेशान है, तहरीक इंसाफ परेशान है कि हो क्या गया हमारे साथ। देखें, 2 बातें हैं आपके सवाल में। पहली बात तो यह है कि
तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और इस वक्त एक मुल्क गिर जमात की हैसियत रखती है, क्योंकि दीगर पार्टियां का इलाकाई या सूबाई पार्टियां बन गई हैं। हमारी हर मुल्क के तमाम हिस्सों में प्रेजेंस है। दूसरी बात यह है कि जब बड़ी पार्टियां होती हैं और अवामी पार्टियां होती हैं तो उनमें इस किस्म के इख्तिलाफात रैंक एंड फाइल में भी होते हैं, लीडरशिप में भी आते रहते हैं। कोई ऐसा अजूबा नहीं है ये बात। दूसरी बात यह है कि पार्टी अपने तौर पर डिसिप्लिन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये चीजें तो पुरानी पार्टियों में जो 50 साल से पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं उनमें भी होती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ नाराज होते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। अलबत्ता जहाँ तक पीटीआई की इस प्रॉब्लम का ताल्लुक है, जिस इलेक्शन में नाकामी हुई, तो उसको हम कवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दूसरे मरहले में ये कवर हो जाएंगी। अब आखिरी जो मैं पॉइंट सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आज भी आप वोटों का तनासब देखें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में एक आध दिन में शायद रिपोर्ट आ जाएगी, कल की डेट है उनकी जिसमें वो फाइनल अपना रिजल्ट कंपाइल करके देंगे, तो आपके सामने वो तमाम आदाद शुमार आ जाएंगे। इस वक्त हमारे अंदाजे के मुताबिक जो हमने कंपाइलेशन की है फिगर्स की, उसके तहत केपी में आज भी जो इलेक्शन पीटीआई के हक में पोल हुआ वो जेयूआई से जिसने ज्यादा सीटें जीती हैं उनसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन वो तो हिलरी को भी ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे। वो तो आपको पता है जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसके तहत अल्टीमेटली जो जीतने वाला होता है, जो ओहदा उसी के पास आता है। अच्छा, अगर कोई फॉर्मल ऐसी रिपोर्ट बैरिस्टर सैफ नहीं आई तो क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी? आनी चाहिए, मेरे ख्याल में आनी तो चाहिए। पहले तो मैं जरा आपकी कमेंट पे कमेंट कर दूं ना, जो आपने ट्रम्प और हिलरी की मिसाल दी ना, मैं तो आपके सवाल के जवाब दे रहा था तो आप अपने ही सवाल को भूल के फिर मुझसे सवाल करने लग जाते हैं। मैं जवाब दे रहा था कि पीटीआई के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारी मकबूलियत, इमरान खान की मकबूलियत उतनी ही है, बल्कि शायद किसी भी पार्टी से केपी में ज्यादा है। अलबत्ता हुआ यह है कि यस नंबर ऑफ सीट्स, और नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 6 सीटें या 4 सीटें उनकी ज्यादा है हमसे, तो ऐसी भी कोई बड़ी कोई क़यामत हमारे सर पे नहीं आई और हम उसी तरह। तो क़यामत कब आएगी? किस चीज को हम सैफ साहब क़यामत कहेंगे कि अब क़यामत आ गई है? क़यामत बिल्कुल आती है जब पार्टी जो है वो अवामी मकबूलियत खो जाती है और उसके निशान पर वोट नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में फिर आ गई है क़यामत। ये मेरा जाती ख्याल है, आप अग्री ना करें, लेकिन फिर आ गई है। आप मेरे साथ अगर बहस में उलझ रहे हैं तो नहीं, मैं तो अपने मुझे अपना कमेंट तो कर सकता हूँ। अब जब सवाल करते हैं फिर बंदे की बात भी सुना करें। मैं तो 8,46,000 वोट हमें मिले, 8,32,000 जेयूआई को मिले हैं। अच्छा, तो इसको अगर आप क़यामत कहते हैं तो फिर उर्दू की लुगत में आप कोई और लफ्ज, शायद मैं उर्दू को चले। और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट वाला मेरा सवाल था, अब उसका जवाब दे दें। क्या कोई रिपोर्ट आएगी? अगर नहीं आई अभी तक, मेरे ख्याल में 2 बार दे चुका हूँ कि अब तक नहीं आई तहकीकात। नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूँ आएगी। अभी तक कोई ऐसी कोई फॉर्मल रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अलबत्ता वजूहात मालूम है और वो डिस्कशंस हो रही हैं और उसके बारे में अब लाहे अमल जो बनेगा उस पर बात होगी। अच्छा, चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी सैफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ बता रहे थे कि उनकी पार्टी की हारने की वजूहात उन्हें मालूम है। कोई फॉर्मल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है वज़ीर आज़म के सामने, अगर आएगी तो पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्कान मौजूद नहीं है ऐसी कोई फॉर्मल रिपोर्ट आएगी, लेकिन वजूहात उन्हें पीटीआई को नुकसान पीटीआई से ही हुआ है, ये उन्होंने खुद भी स्टेटमेंट दी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेसो। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बात करेंगे सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम पर। तो खींचातानी उरूज पर है, सियासी जमातों की जानिब से खूब पॉइंट स्कोरिंग भी की जा रही है। सिंध में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ यकज़बान हो गई है और नए कानून को वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस टॉक की और पीटीआई के जो रहनुमा है हलीम आदम शेख, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को खबरदार किया कि नए कानून को किसी सूरत नाफिज नहीं होने देंगे। इस अवाम दुश्मन कानून को वापस लेना पड़ेगा, झुकने और दबने वाले नहीं हैं। अवाम के हकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक तक जो कानूनी जंग है उसको लड़ेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा ज़ारुल हसन ने भी पीपल्स पार्टी पर जो लफ्जी गोलाबारी है उसे ताबड़तोड़ हमले किए, इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी झूठ और प्रोपेगेंडा का मजमुआ है। बिल्कुल, और ये भी कहना था कि हर सूरत नए कानून को अदालत में लेकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी रद्द अमल आना था, आया है, आ रहा है और इसी कानून के तहत बल्दियाती इलेक्शंस करवाने पर पीपल्स पार्टी डटी नजर आती है। सईद गनी कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, चंद तरामीम को नया निज़ाम नहीं कह सकते, बिल 2013 वाला ही है, बस थोड़ी सी तरामीम की हैं। अपोजिशन की सिफारिश पर कराची में टाउन्स बनाए गए हैं। सईद गनी ने यह भी बताया कि सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात है इसके इनेकाद में ताख़ीर का खदशा है।
अभी तक हल्का बंदियों के लिए काम शुरू नहीं हो सका, ताहम हल्का बंदियों के लिए 80 दिन दरकार होंगे। इसके लिए मार्च में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल नजर आता है, ऐसा भी उनका कहना था। अच्छा, इसी सारी सूरत हाल पे हम बात भी कर लेते हैं। हमें उसामा कादरी साहब जो हैं मेंबर MKM के हमरानुमा हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो ये जो एक रिफ्ट की सी सूरत हाल है, कल वैसे मैंने प्रेस टॉक सुनी तो उसमें बड़ी हार्ड लाइन ली गई PTI की तरफ से भी और MKM की तरफ से भी। उसामा कादरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखिए। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हमने तो 2013 वाला कानून ही दोबारा लेकर आए हैं, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है, कुछ तरामीम है, तो आपका फिर एतराज़ क्यों है कि कल अली मादिल शेख साहब ने यह भी कहा कि हमारा एक वफ्द जब चीफ जस्टिस कराची आएंगे तो हम उनसे भी जाके मिलेंगे और उनके सामने भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि ये कानून साजी ठीक नहीं हुई। ज़रा इस पर अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें सबसे पहली और अहम तरीन चीज़ ये है कि सिंध की सूबाई हुकूमत जो है वो ये कहती है कि बल्दियाती कानून जो है 2013 का है या 2000, जबकि इससे कबल इसने ये भी कहा था कि ये परवेज मुशर्रफ का जो कानून था 2001 का, उसमें तरमीम करके लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये सरासर झूठ और लव पर मबनी ये बात है। ये एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम है, 2013 का जो बल्दियाती निज़ाम था उसमें इन्होंने अपना सिटी हुकूमत या KMC या दीगर जो शहरी हुकूमतें थी उनसे वो इख्तियारात भी ले लिए थे कि जो 1979 के कानून से जो मेयर को और शहरी नुमाइंदों को हासिल होते थे, जिसमें मिसाल के तौर पर वाटर बोर्ड है, आपके पास जो है मास्टर प्लान है, KDA है, LDA है, MDA है और दीगर जो अवामी सतह के इदारे थे वो तमाम के तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी या बल्दियाती इदारों के मातहत हुआ करते थे। 2013 के निज़ाम में इन्होंने मास्टर प्लान अपने सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिया। इन्होंने जो है KBCA को SBCA बना दिया। इन्होंने जो है वाटर बोर्ड पर कब्जा कर लिया। यानी तमाम तर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कि जो बेसिकली जिम्मेदारी मेयर की, टाउन की या बल्दियाती नुमाइंदों की होती है, उस पर भी उन्होंने उसका भी इख्तियार अपने पास ले लिया। अब जो इन्होंने आईनी तरमीम की है और नया बल्दियाती एक्ट लेकर आए हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसको न सिर्फ MQM ने बल्कि सिंध की उन तमाम जमातों ने जो मुख्तलिफ नजरियात रखती हैं, मुख्तलिफ सियासी अंदाज है उनका अपना, चाहे वो मजहबी हो, मसलकी हो या मुख्तलिफ नजरियात के हामिल सियासी जमातें, तमाम ने कानून को, इस एक्ट को काला कानून करार दिया है। और मैं समझता हूं कि ये एक अवामी आवाज है जिसके ऊपर सिंध की सूबाई हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी कि ये कानून जो है किसी भी हाल सिंध के अवाम को बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हमने 2013 का ये कानून जो है हम लेकर आए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि माँ सिवाय टॉयलेट का किराया वसूल करने का इख्तियार जो है वो बल्दियाती इदारों को दिया गया है। इसके अलावा तमाम तर चीजें जो है वो सूबाई हुकूमत ने वजीर बल्दियात के हवाले कर दी है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दो चीजें बताऊं कि अब इन्होंने ये जो अभी तरमीम की है उसमें उनका कहना ये है कि हमने टैक्स जमा करने का इख्तियार जो है वो इसको दिया है, या हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसका इख्तियार जो है वो मेयर को दे दिया है। जनाब, ये लफाजी है, ये धोखेबाजी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का फाइनेंशियल इख्तियार भी सूबाई हुकूमत के पास है और इसका जो MD होगा उसको और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के तमाम तर इख्तियारात सूबाई वज़ीर बल्दियात को हासिल होंगे। तो इस सूरत हाल में किस तरह वो अवामी नुमाइंदा जो मेयर के इख्तियारात लेकर उसामा साहब, आपके जो तमाम तर मौक़िफ़ हमारे तक पहुंचा, लेकिन सईद गनी साहब ने अभी भी पेशकश की है कि जो सियासी जमातें हैं वो खुले दिल के साथ तजावीज़ लेकर आए, हम मजीद इसमें तरमीम कर सकते हैं। इस पेशकश कर अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या आप इसको मामलात को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता? अगर आप कुछ सजेशंस दें, आपकी सजेशंस को कंसिडर किया जाए तो। देखिए, ये सईद गनी साहब जो भी बातें कर रहे हैं वो मेरे ख्याल आवाम के सामने आ रही हैं। वो मुसलसल दरोग हुई से काम ले रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर वो नेक नियति के साथ अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं तो यकीनन बैठा जा सकता है, लेकिन
सिंध असेंबली में वजीर आला का बयान और उसके अलावा ये जो चीजें सूबाई जो वज़रा ने जो बातें की हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ अब जो है इस बल्दियाती एक्ट से बातें निकलकर अब सिंध की सलामती और पाकिस्तान की सलामती के ऊपर आ गई हैं। उन्होंने जो बयान दिया है कि आप अकलियत में हैं और आप कभी फैसला नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल ये है कि सूबाई वज़रा को और वजीर आला साहब को ये सोचना चाहिए कि वो अकलियत नहीं है, अपोजिशन है। जो इस वक्त सूबाई हुकूमतों में बैठे हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। सीएम ने क्लियर भी किया कि उनकी अकलियत से मुराद उनकी तादाद में कम होना था, इस पे उन्होंने वजाहत भी दी है। लेकिन दूसरी जानिब अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, जरा अगर आप ऑप्शंस पे आ जाएं। आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, कल चूंकि ज़ारुल हसन साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अली मादिल शेख साहब ने भी, उन्होंने कुछ कानूनी ऑप्शंस का जिक्र किया, लेकिन इन केस अगर ओबीसी असेंबली इसको अप्रूव कर बैठी है, अगर इसको एक सर्टन टाइम तक गवर्नर इस पर साइन नहीं भी करते तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये नाफिजुल अमल हो जाता है। ऑलमोस्ट आई थिंक 12 डेज का टाइम होता है। तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है इसके बाद, इन केस अगर ये लॉ बन जाता है? देखिए, इसमें बिल्कुल ऑप्शन तो बिल्कुल वाज़े हैं। इस वक्त सिंध की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मुत्तफिक हैं कि फिर अगर ये जो है असेंबली में बैठकर फैसला नहीं किया जा सकता और अवामी राय को इस तरह से सरफ नजर किया जाएगा एक लिसानी सियासी जमात की जानिब से, तो फिर इसका फैसला जो है वो फिर रोडों पर होगा। इसमें जो है दो राय नहीं है। एहतजाज करना होगा, एहतजाज भी होगा, और अगर कराची को बंद करना होगा अपने हुकूक के लिए तो तमाम तर जमातें, कराची की, सिंध की तमाम तर जमातें मिलकर जो है इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और यही चीज जो है, यही चीज सिंध की सूबाई हुकूमत और सिंध की सियासी जमात के लिए इसमें फिर सुहाने रूह बनी हुई है। इसमें एक और बड़ा अहम नुकता हम इसमें जी इसमें एक और बड़ा अहम नुकता अवामी नुकता निगाह से उसामा साहब, वो ये है कि अगर आप एहतजाज की जानिब जाते हैं, आप कराची को बंद करने का ऑप्शन भी आपके माइंड में है, और पीटीआई की अच्छी और एमकेएम की अच्छी ओबियसली एक फॉलोइंग है कराची शहर के अंदर की, अगर बात करें आप लोग शायद ये कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें अवाम का बड़ा नुकसान फिर होगा, क्योंकि एक तो इतने अरसे से वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, ऑलरेडी कराची हम कहते हैं कूड़े का गढ़ बना हुआ है, कोई काम लोगों के बुनियादी पानी के मसाइल नहीं होते हैं, और फिर जब दोबारा ये एहतजाज की जानिब जाएंगे तो आप दोनों मकबूल पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ और एमकेएम कराची के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि आवाम का एक बार फिर वक्त ज़ाया होगा इस सारे अमल के अंदर? देखिए, अगर असेंबली में और टेबल टॉक पर फैसले नहीं होते तो फिर वो रोडों पर ही होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि सिंध हुकूमत के 13 से 14 साल उसने बिला शिरकत गैर सिंध पर हुकूमत की है। तो मुझे आप एक चीज बताइए कि 13 से 14 साल में कौन सा ऐसा मसला है कि जो उसने सिंध के मसले को हल कर दिया हो। इसने हजारों अरब रुपए जो है वो करप्शन की नजर कर दिए, अपने 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 जो पैसा आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए था उस पैसे को उसने अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। सिंध के किसी भी एक शहर तो छोड़िए, एक यूसी भी मुझे ऐसी दिखा दे कि जिसमें इन्होंने काम किया हो। मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर जो है वो हमेशा पीपी मुखालिफ रहा है। सही है, आप यहाँ पर आप जो है इसके साथ ज्यादती कीजिए, इसके साथ जो है आप जो है तासुब का रवैया अपनाइए, लेकिन मुझे सिंध का कोई एक ऐसा शहर बता दीजिए जो आपका अपना है। लेकिन कराची के ऊपर तो बहुत अरसे तक आपकी जो दोस्त थे वो बतौर मेयर काम करते रहे, आपकी जमात को लोकल जो दो कि आप क्लेम करते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं थे, फंड्स नहीं थे, लेकिन ओबियसली पोजीशन तो आपके पास ही थी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि पंजाब और इस्लामाबाद की हम अगर बात करें तो वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक बिल जो बल्दियाती इंतखाबात का है वो मुतारिफ करा दिया गया और मंजूर करा दिया गया। ओपोजिशन चीखती रह गई कि हमसे मुशावरत करें, किसी ने नहीं की। तो आप जो मरकजी हुकूमत में आप ऑर्डिनेंस के जरिए बिल ले आते हैं उस पर आपको एतराज़ नहीं होता, चूँकि आप वहाँ पे पावर में हुकूमत में, तो सूबे में आपको एतराज़ होता है। तो सूबे में और मरकज़ में आपकी जमहूरी जो कदरें हैं, जमहूरियत मुख्तलिफ क्यों है उसामा साहब? देखिए, जमहूरी अमल को जमहूरी अंदाज से चलना चाहिए, और जो भी ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, और आपने गुज़िश्ता जो असेंबली सेशन था उसमें हम थे और हमने जो है उन ऑर्डिनेंस की मुखालफत भी की और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और तरीक़ेकार जो एक असेंबली का तरीक़ेकार जो है उसके ऊपर हमेशा से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, और हम वो बावर कराते रहे कि जी ये तरीक़ेकार नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस के जरिए जो है आप बिलों को लाएं और पास कराएं और उसको जो है कानून बना दें। तो लेकिन बहालत मजबूरी
ये चीजें जो है वो असेंबली में हो रही है, लेकिन फिर भी जमहूरियत को जमहूरी अंदाज में चलना चाहिए। दोनों जगहों पे मुशावरत होनी चाहिए। जो तहफ़्फ़ुज़ात है, चाहे वो केपीके में हो, चाहे पंजाब में हो या सिंध में हो, उसको दूर करना। उसामा कादी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ हमारे सामने, एमक्यूएम का मौक़िफ़ हम आपके सामने एमक्यूएम पाकिस्तान का रख रहे थे, जिसमें उसामा साहब बता रहे थे कि उनकी क्या रिजर्वेशंस है और हतमी फैसले के लिए उन्होंने कहा कि हम सड़कों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू ये है। अच्छा जनाब, अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं आज नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, मौत के कुर्ब का तजुर्बा, दावों में क्या हकीकत है, टिश टिश टिश, ये बात हो रही है माइंड मैटर्स में। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अर्मिला और इमरान। वकार साहब, व्हाट इज़ नियर डेथ एक्सपीरियंस, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं? वैसे तो हमने बहुत किताबों में भी पढ़ा है और डिफरेंट जगहों पे डॉक्यूमेंट्रीज भी इससे रिलेटेड हैं, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? क्या है ये एक्सपीरियंस? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक मामला है और मुझे याद है कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट में मैं था तब एक किताब बाई चांस, ये जो नहीं होती ओल्ड बुक्स, तो इसमें से किताब मुझे मिली थी, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स। हाँ जी। और वहाँ फर्स्ट टाइम मुझे आइडिया हुआ कि नियर डेथ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। सो उसके बाद जब देखा तो वो पता मालूम हुआ कि सैकड़ों बुक्स इस पे हैं और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, हज़ारों लोग हैं जो कि जिनका ये क्लेम है कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है नियर डेथ का, और उसके बाद उनकी जो ऑब्जर्वेशन है कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, और ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, ये इसको पहले तो डिफाइन कर लें कि बेसिकली, अच्छा ये सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लें क्या ये साइंस है या नहीं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट साइंस, ये साइंस के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई बंदा जब भी कोई क्लेम करेगा, अगर कोई क्लेम करता है कि मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो एज अ साइंटिस्ट मैं उसको कहूँगा कि अच्छा बिल्कुल मुझे आप पे यकीन है, तो आप यहाँ लेट जाइए और दोबारा करके दिखाइए। साइंस में तो आपको पता है ना कि उस चीज़ को जब तक आप दोहराया ना जाए और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, लैब के अंदर जब तक टेस्ट ना किया जाए, उस वक्त तक आप उसको साइंस कह नहीं सकते। तो ये साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर ये भी जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को अगर साइंस ना कह रहे हो तो उसको बिल्कुल यकसर झुटला दें या वो सच ना हो, ये भी जरा मुश्किल काम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो हजारों लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बीइंग अ साइंटिस्ट, ये साइंस के हवाले से इसका दायरा थोड़ा महदूद है साइंस का, उसके जो लिमिटेशंस हैं, उसके जो तहदीदात हैं वो महदूद हैं, जिसकी वजह से हम ये समझने से कासिर हैं कि ये क्या फिनोमेना है। लेकिन हम ऑफ कोर्स उस पे ये तो नहीं कर सकते, हर बंदे पे तो शक नहीं कर सकते ये बंदा ठीक है क्या वकार साहब। ये है बेसिकली, इसको अगर हम डिफाइन करें तो वो ये है कि हर वो एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस बुनियादी तौर पे ये है कि जब अगर आपकी क्लिनिकल डेथ हो गई है, ये पहली कंडीशन है। अच्छा। क्लिनिकल डेथ से मुराद ये है कि डॉक्टर्स ने कह दिया है या यानी आपका हार्ट रुक चुका है और जितनी भी जिंदगी के हवाले से अलामात हैं वो खत्म हो चुके हैं, चाहे वो 1 मिनट के लिए हुई हैं या 1.5 मिनट के लिए हुई हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो तगो-दो कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा आपकी जो दिल की रवानी है इसको बहाल किया जा सके और अगर वापस हो जाए इंसान, ठीक है। तो बेसिकली ये वो रिपोर्ट है, वो जो पेशेंट है या जो इंसान है जिसने वो तजुर्बा किया है, ये वो रिपोर्ट है जो वो देता है कि उस दौरान क्या हुआ, यानी जब उसकी ज़िंदगी की अलामात बिल्कुल बज़ाहिरन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और ये लग रहा था जैसे उसकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर जब वो वापस आया तो वो 2 से 3-4 मिनट में क्या हुआ। अब ये जो 2 से 3-4 मिनट में जो चीज़ मुझे हैरत में डालती है वो ये है कि किसी भी खित्ते का फ़र्द, चाहे वो मैक्सिको से ताल्लुक़ है, चाहे वो जापान से है, चाहे वो इंडिया से है, चाहे एनीवेयर, उसका जो एक्सपीरियंस है, आप तमाम किताबों में जो कि मैं आपको कह रहा हूँ सैकड़ों बुक्स हैं, तमाम किताबों में जो हजारों अफराद ने जो रिपोर्ट किया है वो तकरीबन सिमिलर चीजें हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज चीज है कि सब लोगों को एक जैसा एक्सपीरियंस क्यों होता है। जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है कि आप अपने जिस्म से निकले, फिर आपको एक टनल विजन नजर आया, यानी एक टनल है जैसे दूर और वहाँ पे आपको एक रोशनी का दहाना नजर आया और आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं, और फिर अगेन करते करते ये 5-6 किस्म के स्टेप्स हैं, और एक ख़ास थ्रेशोल्ड भी है कि
उसको अगर किसी ने क्रॉस किया तो फिर वो वापस नहीं आया। अच्छा, ये जो पैटर्न है ये एक हैरत अंगेज है। यानी आप महज इत्तफाकात भी नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको साइंस भी ऑफ कोर्स नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे बड़ी हसरत थी, और मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के तौर पे, एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पे आप समझ लें कि एक ऐसा फिनोमेना जो ऑफ कोर्स साइकोलॉजी के ज़ुमरे में नहीं आता, अब साइंस के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह ड्रीम्स हैं, ठीक है। तो ड्रीम्स की कह सकता है कि साइकोलॉजी कह सकती है कि ये साइंस कह सकती है कि वो एक रैंडम फायरिंग है न्यूरॉन्स की, लेकिन रैंडम फायरिंग में कभी भी उसकी तह में लॉजिक नहीं चल रही होती, ये वो लॉजिकल पैटर्न नहीं होता। ड्रीम्स में हम एक लॉजिकल पैटर्न भी देखते हैं। फिर ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं जो कि बाद में, यानी 3 या 4 दिन पहले एक फिनोमेना के बारे में हम ड्रीम में देख रहे हैं, और फिर वो एग्जैक्ट, यानी अभी तक टाइम बिग बैंग से जो कॉज एंड इफेक्ट की चेन है, अभी हम इस डेट पे हैं, अभी यहाँ पहुंची भी नहीं है। तो कैसे उसने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया है इस पे 4-5 दिन पहले। तो ये मेरे लिए फिर एक्चुअली रैंडम फायरिंग की हद तक मैं तमानियत नहीं पाता, यूं समझिए मुझे तसल्ली नहीं होती कि ठीक है साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि ये कोई न्यूरॉन्स की इस तरह की हरकत है, लेकिन अगर ये इस तरह की हरकत है तो फिर वो रैंडम है। अगर रैंडम है तो उसके नीचे इतनी मरबूत किस्म की लॉजिक, कैसी लॉजिकल एक स्ट्रक्चर क्यों नजर आ रहा है। इवन ड्रीम्स के अंदर भी अगर आप देखें तो ड्रीम्स के अंदर भी आपको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जरूर नजर आता है। बिल्कुल, अगर बहुत ही यानी कोई अजीबोगरीब ख्वाब नहीं है तो अगर जनरली जो हमारे ख्वाब जेनेरिक, बिल्कुल अगर हम बात करें तो हमारे जो ख्वाब हैं उनका रियलिटी से भी ताल्लुक होता है, और वो लॉजिकल होते हैं। उसके अंदर जो कहानी चल रही होती है ड्रीम में, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल होती है। विविड किस्म के जो ड्रीम्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल आप यानी उठे हुए हैं, जागे हुए हैं और ख्वाब देख रहे हैं। सो बैक टू उसको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे, तो वो मेरा इस हवाले से इंटरेस्ट जरूर है, जिस तरह ड्रीम्स के हवाले से कि कोई बंदा मुझे ऐसा मिले जिसने ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया। कोई मिला आपको ऐसा? एक खातून है, और वो काफ़ी पढ़ी लिखी खातून है, उनको 2 दफ़ा हुआ है, अस्थमा था उनको, तो उनको 2 दफ़ा हुआ है, और दोनों का अच्छा उनकी भी फिर वही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप क्या ये कह सकते हैं कि नहीं आप ये कैसी बात कर रही हैं, ये कैसे हो सकता है। अगेन मसला ये है कि वो एक ह्यूमन डिग्निटी और एक क्लेम है, और वो क्लेम अगर दुनिया में हजारों अफराद कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ ये झुठलाने वाला कि सच नहीं है या इसमें कुछ साइंस नहीं है। हाँ, ये है कि हमें ये क्लू दे देता है कि हाँ हमें कुछ जहाँ पे भी अगर ये साइंटिफिक या साइंस के जुमरे में या उसके हदूद में आता है, या तो हमें कोई रिसर्च या कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे ये साइंस जो कंक्रीट साइंस उसकी उसमें नहीं आता हदूद में, तो हमें रिसर्च के कई ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसमें हम बहुत सारे डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर फिर एक पैटर्न तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो जो कि हो सकता है कि किसी लैब के अंदर तो ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद वो पैटर्न हमें कुछ ना कुछ एक चीज़ दे देते हैं, रहनुमाई कर लेते हैं कि ये कोई फिनोमेना जरूर एग्जिस्ट करता है जो कि अभी हमारी लैब में नहीं आ रहा, लेकिन है सही। सो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के वाले से इस मौके का फायदा उठाते हुए, और ऐसा वो लोग एक्सपीरियंस क्या करते हैं जो ये वो बताते हैं, क्या वो इस एक्सपीरियंस को रीलिव करना चाहते हैं, क्या जब वो वापस आते हैं? नो, इनके दरमियान में कॉमन चीज ये है कि वो दे नेवर वांट टू कम बैक। यानी ये जब आप एक दफा निकल गए तो जितने लोग वापस आए तो उनके ऑफ कोर्स उनकी फीलिंग्स जो हैं या उनकी ये भी दुनिया में बिल्कुल एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो वापस। अच्छा, एक और दुनिया में कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों को एनडीई हुआ, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, उन सब के सब जो है उनके अंदर वो जो फियर ऑफ डेथ है वो निकल गया, टोटल निकल गया। यानी आज भी दुनिया में जितने लोगों को जो ये क्लेम करते हैं कि उनको एनडीई हुआ है, वो साथ ये भी क्लेम करते हैं कि उनको मौत से नहीं डरते, बिल्कुल भी उनको वो खौफ ही निकल गया कि उनको वो समझते हैं कि उनको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि एक्चुअली ये होता क्या। तो वो जो कुछ भी है वो सारी पॉजिटिव फीलिंग है, वो सारी अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत। सो अगेन ये उनका क्लेम है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर ये इस मौके का फायदा उठाते हुए कि अगर कोई ऐसी साहब या साहिबा सुन रही हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो रिसर्च की खातिर या स्टडी की खातिर या आप यूँ समझें हमारे इल्म में इजाफे की खातिर या दुनियावी इल्म में इजाफे की खातिर, दुनिया तमाम के इल्म में इजाफे की खातिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिए और हमें जरूर बताइए कि अगर आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। अगेन
कंडीशन जो है वो ये है कि अगर आपकी कोई क्लिनिकल Clinical death डेथ हो हो गई है और उसके बाद ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप जरूर शेयर कीजिए, तो ताकि हम भी इस हमारे पास फैसले पर पहुंच सके कि क्या वाकई जिस तरह से आप भी बता रहे हैं डेटा तो होना चाहिए, डेटा तो होना चाहिए। जब कभी हमारी लैब्स हमारी साइंस इस काबिल होगी तो हम इस पे ये भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वकार साहब, बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब वक्त हुआ चाहता है फ्लैग्स का, जिसमें फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया PNCA के अंदर, और उसको कवर किया हमने। सना माइयों वहाँ पे गई, देखते हैं तकरीब का अहवाल क्या रहा। सना माइयों से इन फ्लैग्स। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सना हुमायूं। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्रेंच एम्बेसी ने 3 मुख्तलिफ ममालिक से 6 ख़वातीन का आर्ट वर्क डिस्प्ले किया गया है, पाकिस्तान, फ्रांस और मोरक्को, और इस एग्जीबिशन का नाम है लुमेर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही डिफरेंट आर्ट वर्क। तो रहिए मेरे साथ और जानिए इस आर्ट एग्जीबिशन में क्या क्या होता है। Right now, I am with Charge d'Affaires France, Gilles Gerachon. Your Excellency, thank you very हमें much वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इस कामयाब तकरीब के इनेकाद पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। मुझे इस तकरीब के बारे में बताएं। ये तकरीब पाकिस्तान और फ्रांस की खवातीन के लिए एक बेहतरीन मौका है। आज ये सब खवातीन अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं। फ्रांस और पाकिस्तान में इस तकरीब का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इस एग्जीबिशन के जरिए पाकिस्तान और फ्रांस के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। मेरे लिए अहम बात यह है कि इस नुमाइश की वजह से फ्रांस के लोग पाकिस्तान की डाइवर्सिटी और खूबसूरती को जान रहे हैं। फ्रांस के लोग पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन इस किस्म की तकरीबात से दोनों ममालिक के माबैन हम आहंगी पैदा होगी। इस किस्म की तकरीब करवाना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इसी तरह दोनों ममालिक एक दूसरे को बेहतर जान सकेंगे। मेरे देखने वालों को बताएं कि इस नुमाइश में किन किन पहलुओं को उजागर किया गया है। इस नुमाइश में पेंटर्स ने रंगों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। लाइट और शेड के बेहतरीन इस्तेमाल से ये फन पारे तैयार किए गए हैं। आपको किसी तस्वीर में लाइट ज्यादा दिखेगी और किसी में कम। हर तस्वीर अपने ही अंदर एक खास पहलू उजागर कर रही है। कोई भी तस्वीर बनाने से पहले फनकार के जहन में एक सोच होती है। अगर एक ही तस्वीर 2 मुख्तलिफ फनकारों से बनाई जाए तो वो भी आपको मुख्तलिफ लगेगी। यही तो आर्ट की खूबसूरती है। हर आर्टिस्ट की सोच और नजरिया मुख्तलिफ होता है। एक आम देखने वाला इन तस्वीरों से मुख्तलिफ सोच और आइडियाज को अखज़ करता है। आर्ट आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ाता है। कोरोना वायरस के बाद अब आकर इस किस्म की तकरीबात का तसलसल रवां हुआ। क्या फ्रांस और पाकिस्तान के माबैन ऐसी तकरीबात का तसलसल बरकरार रह पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जारी रहेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव में कमी बरकरार रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है आने वाले दिनों में इस किस्म की तकरीबात को फरोग मिलेगा। Thank you very much, Your Excellency. You're most welcome. It's a pleasure talking to you. It's a pleasure too.
मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर सना जमाली, जो कि इस एग्जीबिशन में आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करने आई हैं। थैंक यू वेरी मच। आई रियली थैंक यू कि आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, मोरक्को, दे हैव पार्टिसिपेटेड एंड दे हैव शोन अ गुड वर्क एंड सबसे जो अच्छी बात है, ऑल ऑफ देम आर वुमेन्स। और यू नो इन पाकिस्तान में 60% पॉपुलेशन इज़ वुमेन, और उन्होंने एक लाइफ दी है। एंड आई वांट के सारे आके विज़िट करें, इनको अप्रिशिएट करें, इसी तरह हमारा टैलेंट बाहर भी जाए। वंस अगेन आई थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फरीदा बतूल, जो कि पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेशन है और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। एक आम आदमी के लिए आर्ट समझना थोड़ा मुश्किल है फरीदा। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि यू आर अमंग 6 वुमेन हु आर एग्जिबिटिंग टुडे, और मैं जानना चाहूँगी कि आपका ज़्यादातर काम मुझे किस हवाले से आप ज़्यादातर काम करती हैं? थैंक यू फॉर अस कमिंग हेयर। मेरा जो काम है, जो आपने कहा कि आर्ट समझना मुश्किल काम है आम लोगों के लिए, मैंने तो चांद बनाया है। तो चांद तो हर आदमी की एक उसकी एसोसिएशन है, उसकी मोहब्बत है। और ये जो काम है मेरा, ये चांद के पार, मैं लेंटिक्यूलर मीडियम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। टेक्नोलॉजी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी आर्ट में। मेरे काम में यहाँ पे वीडियो वर्क्स भी हैं और VR भी है। मैं वर्चुअल रियलिटी की इमर्सिव वीडियोस के साथ भी मैंने काम किया है। सो चांद जो है इसके अंदर, और शेडोज़ जो आगे आते हैं, मैं उसके जो साए हैं, चीज़ों के साए, आवाज़ के साए और चांद, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रहे हैं। और ये वो चीज़ें जिससे हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत करीब से उसको समझता है। और हमारी जो शायरी है, लिटरेचर है, कहानियाँ हैं, हमारी फैसिनेशन है बहुत बचपन से इन चीज़ों के साथ। और सो मैंने उसी के ऊपर ज़्यादा काम किया है। अपने इर्द गिर्द के जो हमारे वाक़यात हैं, हालात हैं, जो मुश्किल दौर है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उम्मीद दिलाती हैं। तो हमें फैज़ साहब और तिलिस्म होशरुबा, ये 2 ऐसे जिनके काम मुझे जो बहुत इंस्पायर किए बहुत शुरू से, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा अपने काम में फ़ोकस किया है कि तारीख बही माना तिलिस्म के साए, फैज़ साहब की तरकीब मैंने ली। और तिलिस्म होशरुबा जो है वो, उसमें से मैंने मिथ मैजिक रियलिटी का, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो काफ़ी मुझे लगता है कि मिलते जुलते हैं उससे। तो ये है मेरे काम की। Wonderful. So art, literature, poetry, and light and shadows, enlightenment, all in one. I mean, it's a vast genre you're explaining. जी, कई दफ़ा कुछ छोटा सा लफ्ज़ होता है पर उसके अंदर बहुत मतलब होते हैं। तो ये जो एग्ज़िबिशन है लुमियर, जिसका मतलब लाइट है, रोशनी, तो रोशनी के साथ आपको बहुत कुछ समझ आता है। आपको तारीकी भी नज़र आती है और अपने अंदर की रोशनी भी महसूस होती है। तो यस, ये बहुत ही बड़ा एक वो है, कैनवस इसका बहुत वेरी डीप एंड वेरी वास्ट। जी जी। जिस तरह अब ये पेंटिंग है आपकी, कहने को तो सिर्फ चांद ही है, लेकिन शेडोज़ हैं, डिफरेंट शेड्स हैं। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ आर्ट? इसके अंदर देखिए, जो मेरा लेंटिकुलर है उसके अंदर ये होता है कि मूवमेंट होती है। तो जब आप मूव करते हैं तो काम जो है वो हिलता है अपनी जगह से। तो मैंने इसमें चांद जो कि हर महीने उठता है, उभरता है, एक्सेस एंड वेन्स, बिल्कुल, तो उसको मैंने किया है कवर। और मुझे लगता है कि जब तक चांद को हम देखते रहते हैं तो हमें एक अपनी हमारा एक बड़ी डिवाइन रियलिटी के साथ कनेक्शन रहता है। तो हम अब कुछ देर के लिए उसके खूबसूरती के जो औ होती है ना, उसमें हम गुम जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा के दर्द है, दुख है। और फिर उसके बाद भी मतलब हमारे देखें ना, चांद का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आपके महीने उससे शुरू होते हैं, औरत की सेक्सुअलिटी का उसके साथ बहुत ताल्लुक़ है। और चांद तो वो चीज़ है कि जो हर सरहद के पार आता है और हर इंसान उसको उसी तरह से महसूस करता है। तो जब एक चांद निकलता है आसमान पे
तो ज़मीन की रियलिटीज़ जो है ना वो कहीं और चली जाती हैं एंड यू बिकम वन विद द यूनिवर्स। तो ये इसकी जो मूवमेंट है कि ये हर महीने निकलता है और ये गारंटी है कि वो आएगा, तो वो उम्मीद जो है ना वो आपको ज़िंदा रहने पे मजबूर करती है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वर्क कि चांद तो आएगा और हर महीने आएगा। वो क्या कहते हैं ना फैज़ साहब के तारीख है लंबी है ये शबे गम की रात, लेकिन रात ही तो है, तो उम्मीद है गुजर जाएगी। Okay, so how important Farida is for a woman to come in front in art, literature, and how do you see these kind of events are so important to promote our art and culture? देखिए, औरतों को तो हर फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हमने जो हिस्ट्री में देखा है जो इतनी तबाहियाँ हुई हैं दुनिया में वो औरतों की वजह से तो नहीं हुई। तो लेट्स मेक अ चेंज, औरतों को आने दें ताकि हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। बिकॉज दे आर नॉट डिस्ट्रॉयर्स एंड दे आर क्रिएटर्स। वो माएँ होती हैं, वो उनके अंदर एक ख़ास किस्म की सॉफ्टनेस, ये क्लीशे भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दे हर फील्ड के अंदर जब वो आएंगी और इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो दुनिया थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। वजूदे जन से है कायनात में रंग, अकल भी उसकी ज़्यादा मेरे ख्याल तेज़ होती है। थैंक यू वेरी मच फरीदा, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि एक नॉर्मल आर्ट से एक डिफरेंट आर्ट है आपका जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, डिजिटल भी। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस इसको पसंद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एम्बेसी की ये काविश आई होप आप सबको पसंद आई होगी, एंड इट इज़ सो एम्पावरिंग फॉर वुमेन टू कम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, एंड आई होप कि इस तरह के मज़ीद इवेंट्स हम पाकिस्तान में और बाहर भी देख सकेंगे। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ कोरोना के हवाले से। बिल्कुल, ओमिक्रॉन के हवाले से बात करेंगे जी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उसके मुताबिक दुनिया के 95 ममालिक में ओमिक्रॉन के 60,000 के करीब केसेस सामने आ चुके हैं। फिल वक्त यूरोप ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे बड़ा मरकज़ नज़र आ रहा है। बरतानिया में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस देखने में आए हैं। भारत भी इससे मुतासिर है और उस वेरिएंट से हलाकतों का सिलसिला भी अनफॉर्चुनेटली शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 2 केसेस की तस्दीक हुई है। दोनों मरीजों का ताल्लुक सूबा सिंध से है, लेकिन इससे बढ़कर जो तशवीशनाक बात है, जो कल एक खबर हमारे सामने आई थी, वो बलूचिस्तान के इलाके कल्लात के हवाले से है, जिसमें 32 मुश्तबा केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, जिनमें से 12 अफराद को करंतना कर दिया गया है, जबकि 20 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। बिल्कुल, मुश्तबा केसेस की हतमी 2 तशखीस के लिए नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया गया उन अफराद को भी, और 1 जनवरी साल 2022 से लगवाई जा सकेंगी। इसके अलावा बरतानिया से आने वाली तमाम जो फ्लाइट्स हैं उस पर मुसाफिरों का जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो होगा। बोर्डिंग से 48 आवर्स पहले आपकी जो मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट है वो भी लाजमी करा दी गई है। जबकि कलात में जो केसेस के हवाले से हम अपने नुमाइंदे से ही बात कर लेते हैं। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर फैसल महमूद होंगे आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मोहम्मद अकरम की जानिब जाते हैं। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। ये जो केसेस रिपोर्ट हुए 32 के करीब ये मुश्तबा केसेस हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों को जो शनाख्त तो कर ली गई है, लेकिन 20 अफराद के हवाले से अभी तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है इस वक्त। क्या अपडेट्स हैं रीसेंट आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिनों जब ये ओमिक्रॉन की जो ये नई लहर आई है कोरोना वायरस के बाद, इसके बाद जो कल्लात में और खुजदार में मुख्तलिफ अजला में वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो हदायत दी गई थी, उसके हवाले से बाकायदा तौर पर जो है स्क्रीनिंग के अमल को तेज़ करने का जो कहा गया था वहाँ पर ये कर दिया गया है। तकरीबन कल्लात में जो ये 32 मरीज जो मुश्तबा सामने आए हैं ओमिक्रॉन के, इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो तस्दीक की जा रही है, इस हवाले से डॉक्टर नकीब न्याजी जो कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कोरोना को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं और मुख्तलिफ वार्ड्स का वो मुआयना भी करते रहते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ओमिक्रॉन की इस लहर ने खसूसन बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात और खुजदार और नवाह के जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा मुतासिर किया है। इस वक्त जो कोयटा में गुज़िश्ता दिनों भी डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा तौर पर एक इजलास तलब किया वज़ीर आला बलूचिस्तान की हदायत पर। उनके मुताबिक यही बताया जा रहा था कि कोरोना की जो शरह है वो बढ़ रही है, ताहम जो ओमिक्रॉन की जो नई लहर आई है कल्लात
में इसके जो नए मरीज आए हैं 12 को तो बाकायदा तौर पर जो उनके टेस्ट ले लिए गए हैं और तकरीबन जो दीगर रह गए हैं उनको वहां पर जो ढूंढा जा रहा है। मेन वजह जो है लोग जो है कोविड से बाकायदा तौर पर जो बड़े परेशान थे उनका ये कहना था कि उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, वो घर में बंद रहेंगे, उनके मामूलात ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर मुतासिर होंगे। इस वजह से वो लोग डरे हुए हैं। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर हैं जब उनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि मुश्तबा जो मरीज़ हैं उनकी तलाश के लिए बाकायदा तौर पर वहाँ काम भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त कोयटा में जो आइसोलेशन वार्ड बनाई गई है, जो कल्लात से लोग आ रहे हैं, खुजदार से, खुसूसन इन अजला से जो लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा तौर पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। और उनके लोगों का यही कहना है कि जो जितने भी लोग हैं जब से वो कोरोना वैक्सीनेशन करवा रहे थे बाकायदा तौर पर इसमें किसी हद तक कमी आई थी। अब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तो जो है कमी आई है। ताहम जो ओमिक्रॉन है इसकी लहर में जैसे कोयटा में और बलूचिस्तान में आपको पता है कि एक सर्द इलाका है, जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो कोरोना के ओमिक्रॉन की जो नई लहर आई है इसके मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रही है। हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इस कोविड के हवाले से आप हमेशा कुछ ऑन एंड ऑफ हमें ज्वाइन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर करते हैं। अभी हम ओमिक्रॉन के हवाले से बात करें तो इसकी जो एक प्रॉपर पिक्चर है या इसका जो कह लें डेडली होने के हवाले से बहुत सारी रिसर्चेस ऑब्वियसली हो रही होंगी। अभी तक कुछ खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन बूस्टर डोजेस लगाने का जो अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है उनको भी बढ़ा दिया गया है। तो मजीद आप इस हवाले से क्या अपडेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे, क्या पिक्चर अभी हमारे सामने ओमिक्रॉन के हवाले से क्लियर हुई है? जी वालेकुम सलाम। तो ओमिक्रॉन के सिलसिले में 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि जो इब्तदाई रिपोर्टें थी साउथ अफ्रीका से, शायद कुछ स्कॉटलैंड से भी रिपोर्टें थी कि शायद इसकी बीमारी इतनी सिवियर नहीं होती। अलबत्ता इंग्लैंड से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शायद वो इतनी शदीद होती जितनी दूसरे कोविड के जो वेरिएंट्स हैं। मगर याद रखें कि चूंकि इतनी तेज़ी से फैलता है तो डर इस बात का है कि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, इवन अगर ये ज़्यादा शदीद ना हो मगर जो मिकदार है पेशेंट्स की जो अस्पताल आएंगे वो ओवरऑल बढ़ जाएंगे और वही दबाव दोबारा शुरू हो जाएगा अस्पतालों के ऊपर। ठीक है, आपने जो कि जिक्र किया तो कल मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि दो कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ओमिक्रॉन, लेकिन हम तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं उनकी मुख्तलिफ थिंकिंग है। पाकिस्तान को किन खतूत के ऊपर सोचना चाहिए ओमिक्रॉन को लेकर, डॉक्टर फैसल? सो देखिए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये तो उनको पता था पहले से भी कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान में मौजूद है और ये बाहर से नहीं आने वाला, क्योंकि जो शुरू में केसेस आए थे वो तो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी भी नहीं। तो अभी जो और केसेस आ रहे हैं ये कोई हैरान कुन नहीं है और शायद परेशान कुन बात भी नहीं है कि केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मौजूद है। जो पाकिस्तान को करने की जरूरत है वो ये कि नंबर्स पे खास नज़र रखनी है और जो SOPs हैं जो बढ़ाने वाले हैं वो जल्द बढ़ाएं। अभी नहीं, मगर जैसे ही नंबर उनको लगता है थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो तो SOPs दोबारा बढ़ा दें। ना सिर्फ ये ना करें कि जब नंबर बहुत ही बढ़ जाए फिर वो ये एहतियात दोबारा शुरू करें। ठीक है, मैं ज़रा अकरम, आप चूँकि हमें तफसील आगाह कर रहे थे जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है, तो कुछ ऐसे इम्कानात मौजूद हैं हुकूमती ज़राए से आप तक पहुँच जिसमें कुछ मज़ीद सख्त पाबंदियाँ बलूचिस्तान में लगाई जा सकती हैं और जिसकी जानिब जैसे लॉकडाउन है या मुकम्मल लॉकडाउन है या फिर जो टेस्ट को बढ़ाया जाना है, कुछ ऐसे इक़दामात हुकूमत उसकी जानिब भी सोच रही है? मोहम्मद अकरम जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो है एक बयान भी जारी हुआ था। सरकारी एलामिया में उन्होंने तमाम अजला के जितने भी आइसोलेशन वार्ड्स के इंचार्ज हैं और बाकायदा तौर पर बुनियादी मराकज़ सेहत के जो इंचार्ज हैं उन्हें खसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं कि ट्रैवलिंग के हवाले से कोरोना वैक्सीनेशन के हर अमल को यकीनी बनाया जाए और कल्लात समेत, खुजदार समेत और अतराफ़ के जितने भी छोटे बड़े पहाड़ी मकामात हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए। और जो गुज़िश्ता रोज़ जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक इजलास किया था, उसके दौरान यही लायामल तरतीब दिया गया था कि जितने भी लोग हैं जो कोयटा से दीगर अजला की जानिब आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाए और वो लोग जो मुश्तबा हैं, जिस इलाके में कलात के इलाके में ये मुश्तबा मरीज सामने आए थे वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज किया जा रहा है और घर घर जाकर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह जो टीमों को भी वहाँ पर रवाना किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद नहीं की गई उस इलाके से कलात के कि वहाँ से लोग ट्रैवल न करें कम से कम, अगर कोई हैं भी केसेस, ताकि बाकी इलाकों तक तो ना पहुंचे। ट्रांसपोर्ट वैसे ही चल रही है, नॉर्मल है?
जी हाँ जी, ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही नॉर्मल है, लेकिन जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो कल्लात से कोयटा आते हैं या कोयटा से कल्लात जा रहे हैं या खुजदार जा रहे हैं, मस्तूम के एरिया में, मंगोचर और जो अतराफ के जो छोटे छोटे शहर है, देहात है, वहाँ के लोगों की वैक्सीनेशन के अमल को भी बाकायदा तौर पर तेज कर दिया गया है। खसूसन कोयटा में जो आइसोलेशन वार्ड है, उसके जो इंचार्ज है डॉक्टर नकीब न्याजी, उनका ये कहना है कि जो लोग हैं खसूसन 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है कोयटा से कल्लात का, तो जो लोग सफर के लिए आते हैं या अपने मामूलात जिंदगी के इनको जारी रखने के लिए आते हैं, उनके लिए जो वहाँ पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है, उनकी बाकायदा तौर पर लोग निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन जो कल्लात में है, वहाँ पर जो सूरत हाल इस कदर जो है गंभीर है, क्योंकि काफी लोग जो है तक 32 के करीब मुश्तबा लोग सामने आ चुके हैं और बहुत से लोग जो घबराते हैं, क्योंकि सूरत हाल ये थी, जो कोविड की इब्तदाई तौर की जो सूरत हाल थी, लोग कोरोना से डरे हुए थे, खुद को जो क्वारंटाइन करने का मामला था, अपने बच्चों से दूर रहने का मामला, लेकिन अब वो जिंदगी की तरफ आना शुरू हुए थे, लेकिन स्टिल ये जो वेरिएंट सामने आया है। डॉक्टर फैसल, जिस तरह से अभी हमने कोयटा में एक आउटब्रेक देखा है, ऑब्वियसली जिस तरह से जब ये कोविड आया भी था, हमने कुछ नेग्लिजेंसी हमारी थी ट्रैवलिंग को लेकर, हमने इतना मॉनिटर और उसको बेहतर अंदाज में नहीं किया। ऑब्वियसली दुनिया भर में एक वबा थी, आना था, लेकिन स्टिल कुछ नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया गया था। अभी हम बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या ट्रैवलिंग हमने ईजी कर दी है, कन्वीनियंट कर दी है बहुत सारे ममालिक के लिए। क्या ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को मजीद हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यूके से बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं वो आते हैं और वहाँ पर इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है? तो देखिए, नहीं, मैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के इसमें हक में नहीं हूँ। अगेन चक्कर ये है कि हमारे ये जो वेरिएंट है तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है टू बिगिन में, तो ये अगर फैलेगा तो मुल्क के अंदर ही फैलेगा। और कोविड के शुरू के दिनों में भी यही बात था कि सारा जो जोर था वो ट्रैवलर्स पे था। और अब एक हद तक अपने बॉर्डर्स बंद कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देखें तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल अपने बॉर्डर्स बंद किए, मगर इन दी एंड हुआ फिर वही कि जब वो आया तो उसने एक लहर पैदा कर ली। जो आप इंटरनल एसओपीज करेंगे वो ज्यादा जरूरी है बनस्बत इसके कि आप लोगों को रोकें कि आप यहाँ आए, क्योंकि वायरस ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। रिसेंटली अमेरिका के अंदर आई बिलीव ये रिपोर्ट भी आई थी कि जो जॉनसन वैक्सीन है उसकी निस्बत फाइजर और मोडर्ना को उन्होंने जो उसका जो सर्वाइवल रेट है, जो भी व्हाटएवर यू कॉल इट, दैट वाज बेटर देन जॉनसन एंड जॉनसन। दूसरी जाने मैं तो मेडिकेशन की अगर बात करूं, वैक्सीनेशन तो फिर भी चले, लोगों ने करवाई है, करवा रहे हैं। अगर मेडिकेशन की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर फैसल, डू वी एक्सपेक्ट सम डिफरेंट और बेटर काइंड ऑफ वैक्सीनेशन फॉर दिस, या फिर सेम मेडिकेशन है इसकी? So I think vaccination is a very good point because ये हमारे पास एक छोटा सा गैप आया है। ये बड़ा अच्छा टाइम है हमारे लिए कि जिनको 2 रोज वैक्सीन नहीं लगी पहले वो अपनी वैक्सीनेशन फटाफट अभी कंप्लीट कर लें, और जो 6 महीने से हो गए वो अपना बूस्टर लगा लें किसी और वैक्सीन से कंपेयर टू जिनको पहले लगी थी। तो वैक्सीन चेंज इन अ सेकंड जो बूस्टर डोज है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है क्योंकि 6 महीने के बाद के अंदर ज्यादातर लोगों को साइनोफार्म साइनोवैक लगी थी 6 महीने पहले, तो अब उनको प्रॉब्ली फाइजर या मोडर्ना वन ऑफ दोस वैक्सीन लगेगी। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना खास फर्क नहीं है। अलबत्ता एक नई दवाई जरूर अभी FDA ने अप्रूव की है, यूएस में अप्रूव हुई है, मगर इसका यहाँ पे आने का कब तक आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और उसकी कीमत भी क्या होगी ये भी कहना मुश्किल है। ये भी मुश्किल है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अकरम आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों हमें अपडेट भी कर रहे थे, आप हमें कोयटा से, और डॉक्टर फैसल ने आपको बताया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई अपनी दोनों डोजेज वो वैक्सीन लगवा लें, और जिनको लग चुकी है वो बूस्टर डोज लगवा लें। ऑब्वियसली ये एक दुनिया भर का मसला है, हमें इसको खुद से लड़ना है और खुद से हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अब तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में, थोड़ा एहतियात अच्छी चीज़ है। ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुछ माहौलियाती तब्दीली की। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ साथ हमें मालूम है कि हमारे सयारे को भी ये जो तब्दीली है, माहौलियाती तब्दीली अपनी लपेट में ले रही है, मनफी असरात मुरतब कर रही है। इससे निपटने के लिए हर कोई इक़दाम तो कर रहा है, जिसमें अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें तो बिलियन ट्री सुनामी है, दीगर मनसूबे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन की जानिब तवज्जो दी जा रही है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए रोशनियों का शहर कराची, बड़े अरसे के बाद मुझे वैसे कोई अच्छी खबर कराची के हवाले से देखने को मिली है। पहली जीरो कार्बन स्ट्रीट वहां पे तैयार कर ली गई है, जहां कार्बन फुटप्रिंट के बगैर जिंदगी खूब रवां दवा है। इस काम को अंजाम दिया है आलमी अवार्ड याफ्ता और पाकिस्तान की पहली खातून माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहिबा ने। और इस स्ट्रीट की हम अगर बात करें तो इसमें जो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग, और बहुत अच्छा लगा हमें ये जान के कि वो मकली के लोगों ने तैयार की हैं, और ये वो लोग हैं जो गदागर थे, और यास्मीन लारी साहिबा ने उनको बाइज़्ज़त रोज़गार की जानिब माइल किया और कायल किया कि वो बगैर हाथ फैलाए बाइज़्ज़त अपना रोज़गार कमाएं और अपनी गुजर बसर करें। बिल्कुल, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यास्मीन लारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और CEO हेरिटेज फाउंडेशन है। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज इन्होंने हमें वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया मैडम, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप, खैरियत से?
बिल्कुल फजल, आप लोग ठीक हैं? आई होप एवरीथिंग इज ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, सबसे पहले तो इस जीरो कार्बन स्ट्रीट के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आपका वैसे तो काम हम सबको पता है कि आपने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन स्टिल अब चूंकि हम माहौलियाती तब्दीली की बात करें, ऑब्वियसली इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसे में इस तरह के इनिशिएटिव जो आपने जीरो कार्बन स्ट्रीट है, इसके हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे इन डिटेल आपसे। आपका बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी बात है कि हम इस पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल कहा कि अभी जो इस तरह से डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और हमें हर जगह चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट को हम कम करें। तो यूँ तो खैर दरख्त लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन वो सारा कुछ उससे कम नहीं होगा जब तक कि हम पोल्यूशन लेवल्स को ख़त्म ना करें, जब तक कि हम बिल्डिंग्स के साथ ख़ासतौर पे कंस्ट्रक्शन में वी शुड लोअर द कार्बन फुटप्रिंट। किसी भी तरह से हम ऐसा काम करें कि सीमेंट और कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल कम से कम हो या बिल्कुल ना किया जाए। तो यही वजह थी कि हमने ये इसका डिज़ाइन किया है और ये ज़ीरो कार्बन इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ मैं नहीं चाहती बिल्कुल कि किसी भी तरह से हम कार्बन के उसमें इजाफा करें। और जितना मैं काम कर रही हूँ उसमें मैं ज़्यादातर मेरा इस्तेमाल सिर्फ मिट्टी, चूने और बांस का है। ये वो है 3 मटीरियल में कि कार्बन फुटप्रिंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अब इस पर गौर करें कि क्यों इतनी जो तबाही शहरों में हो रही है, अर्बन ब्लाइट है, गंदगी गलाजत है, गर्मी बेइंतहा है। उसकी वजह यही है कि तमाम जो हमारे पास जो चीज़ें बन रही हैं उनसे बहुत एमिशन हो रही हैं। तो वी हैव टू नाउ थिंक वेरी सीरियसली अगर हम चाहते हैं कि लोग जो हैं अगर किस तरह से हमारा माहौल दोस्त और इंसान दोस्त हमारे शहर बने, इसकी बहुत ज़रूरत है अभी हमें करने के लिए। ठीक है, ये जो आपने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको किया है, तो क्या ये डुएबल है अगर इसको हम नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर लेकर आए? मुझे लगता है ये कम खर्च वाला हो सकता है, लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, हम कार्बन फ्री भी कर सकते हैं अपनी स्ट्रीट्स को। तो थोड़ा सा हमें इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बताइए, इज इट डुएबल नेशनली? बिल्कुल आपकी बात ये सही है, क्योंकि इसमें जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किए वो कम कीमत भी हैं और उससे हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचेगा, बजाय कि हम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस चीज़ें इस्तेमाल करें। ये हाथ का काम है और आपको पता है सिंध का बहुत हमारा बड़ा विरसा है जो कि हमारे ये तमाम काशी और टेराकोटा का काम है। वही हमारे जो है ये लोग जो बिल्कुल ही पसमानदा हैं, बिल्कुल बुरे हाल में हैं, वो उन लोगों ने सीखा और वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से जो वहाँ की औरतें हैं उनका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि उन्हें कमाल कर दिया जिस तरह से उन्हें ये टाइलें जो हैं कितनी मेहनत से बनाई हैं और बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, 1.5 लाख के करीब लगाई है वहाँ पे। जी हाँ, अच्छा, सही हो गया। यास्मीन आई साहब, जिस तरह से भी कहा कि आपने वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको इंगेज किया है, ऑब्वियसली एक बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि स्पेसिफिकली जिस क्लास को आप टारगेट कर रही थी उनको कन्विंस करना कि वो इस तरह से आए, टाइल्स बनाएं और अपने इलाके के हवाले से, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, हम तो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। 2005 से जहाँ जहाँ भी ज़लज़ला आया, सैलाब आया, वहाँ पर हमने काम किया है। और यहाँ मकली में ख़ास तौर से, क्योंकि आपको पता है वहाँ जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वहाँ हमने बहुत सीखा भी और वहीं से हमने ये हुनर सीखा और हमने फिर सोचा कि इसको फैला दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और इससे ये होता है कि चूँकि ये टेराकोटा, ये मिट्टी की चीज़ बनी हुई है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट नहीं है बिल्कुल भी। और आपको पता है कंक्रीट और स्टील जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान माहौल को पहुँच रहा है। तो जब हमने ये किया और हमने देखा कि इतनी अच्छी तरह से चीज़ें बनाई गई हैं, मैं चाहती हूँ गांव-गांव में इसको फैला दूँ किसी तरह से, क्योंकि ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी अगर वो करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात ये खूबसूरती बहुत है। मैं तो जो चीज़ नोटिस कर रहा था कि खूबसूरती बहुत है इसमें। क्या ये इसकी जो लाइफ है वो भी उतनी है जितनी कंक्रीट से बनी हुई स्ट्रीट्स की या टाइल्स वगैरह की होती है? लाइफ इसकी कितनी है? एब्सोल्युटली, आपको मैं क्या बताऊं कि हमने खैर इसकी टेस्टिंग करवाई है। इसका तकरीबन 3500 PSI इसकी स्ट्रेंथ है। और इत्तेफाक की बात है कि जब हमने इसको ले किया तो एक KDA वाले भी साथ का काम कर रहे थे, उन्होंने इस पर एक पूरा रोलर चला दिया जो कि आमतौर पे सड़कों पे चलाया जाता है। अच्छा। और हमारी सब टाइलें बिल्कुल सही रही हैं। बिल्कुल जी हाँ, एब्सोल्युटली दे वॉन वेरी वेल। और That's really great। तो मैम इसमें प्राइस का कितना फ़र्क है? कंक्रीट से सस्ता है ये काम? देखिए, कंक्रीट से डेफिनेटली ये बहुत सस्ता है और इसमें जो है अभी हम कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली कितना, लेकिन जो आमतौर पे पेवर्स लगाए जाते हैं उनसे तो डेफिनेटली तकरीबन 2/3 तो ज़रूर होगा, इफ नॉट हाफ, बट वी हैव टू स्टिल कंपेयर दैट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुर्बत जो हमारे यहाँ बेनता है, आपको पता है कोविड की वजह से अभी 50% ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत के उसके नीचे चले गए हैं लेवल से।
तो वी हैव टू डू थिंग्स जिसमें कि माहौल को भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो, विच मीन्स कि वी शुड हैव सोशल एंड इकोलॉजिकल जस्टिस बोथ। हम एक पे नहीं तवज्जो दें, दोनों चीजें हमें करनी है। ठीक हो गया। मैडम, आपने जिस तरह कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि ये तो आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको गांव-गांव में लेकर जाना चाहती हैं, आपने मजीद कुछ प्लान किया है आने वाले दिनों में कि आप किसी और इलाके के अंदर इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो लेकर जाएं, वहाँ के लोगों को भी इंगेज करें? और हमारे लाहौर में भी कोई ऐसी स्ट्रीट एक बना दें आप? आई थिंक होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि यहाँ पे एक बड़ा जो तजुर्बा हुआ बहुत ज़बरदस्त इसलिए था क्योंकि सिविल सोसाइटी हेरिटेज फाउंडेशन ने वहाँ पे कोई 1.5 करोड़ रुपया लगाया। अच्छा। लेकिन हमारा साथ जिसने दिया वो वहाँ के डीसी जो है साउथ के शायद सोदर साहब ने, उनने बहुत दिया। उनकी वजह से ये हुआ कि कराची इलेक्ट्रिक भी बीच में आए, तमाम कराची वाटर बोर्ड के लोग भी आए, तो एक बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप बन गई जिसकी वजह से हुकूमत का जो खर्चा बहुत ही कम हुआ। वो वही काम कर रहे थे, वो करना ही चाहिए। और इसके अलावा ये कि फिर अब जो दुकानदार हैं वहाँ के, जो लोग जिनकी दुकानें हैं, वो भी कमाल कर रहे हैं कि वो दरख्तों को संभाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तकरीबन 600 दरख्त लगे हैं। और वो मतलब 4 बाग हैं यहाँ पर बीचों बीच में, तो वो जो है वो पौधों को संभाल रहे हैं। वहाँ देखिए सफाई बहुत बेहतर हो गई है, कचरा फेंकते हैं फिर भी लोग, लेकिन बहुत कम हो गया है। मेरा ख्याल है हमें जब ओनरशिप डेवलप अगर करनी है तो हमें ये करना पड़ेगा, ये पार्टनरशिप डेवलप करनी होंगी हमें। ये आपकी एक इंडिविजुअल ऑब्वियसली इनिशिएटिव आपने लिया एंड देन आपने कहा कि कुछ लोगों ने इसमें उसको पार्टनर भी किया एंड आप उनको ऑब्वियसली अप्रिशिएट भी करिए, लेकिन ये मुझे लगता है ऐसा, और आप भी उसी तरफ इशारा करिए, आई बिलीव कि ये कल्चर लाना बड़ा ज़रूरी है कि हमने अपने जहनों के अंदर और फिर ख़ास तौर पे अपनी यंग जनरेशन को ये टीच करना है कि कैसे हमने अपने आप को कार्बन फ्री रखना है, इस क्लाइमेट चेंज को लेकर, एटमॉस्फेयर को बेहतर करना है। क्या ये कल्चर, ये सोच हम में इस वक्त यास्मीन साहिबा मौजूद है? अगर नहीं तो फिर कैसे लाएं इसको, इसका क्या लायामल हो सकता है? देखिए मैं ये देखती हूँ कि यंग लोग तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनको समझ में भी आ रहा है कि फ्यूचर उनका जो है वो बहुत ही तारीख होगा अगर वो इन चीज़ों को नहीं संभालेंगे। लेकिन मुश्किल ये वाली है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर इंस्टेंस अगर वो सीमेंट और स्टील की इंडस्ट्री को अगर हम ख़त्म करने की कोशिश करें तो कोई भी नहीं चाहता ये, क्योंकि हुकूमत का भी ये कहना है कि इसी से हमारे फले फूलेंगी क्योंकि ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत चीज़ें जो हैं अब हमें बिल्कुल इनके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, हमें इन चीज़ों को कम से कम करना चाहिए। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता मेरे जहन में आया, आई जस्ट डोंट वांट टू स्किप इट। बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, सभी शहरों में, पंजाब लाहौर में बहुत ज़्यादा हैं, कराची में भी हैं। तो इसके अंदर भी कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में, सिंस आपका ये फील्ड है, कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में है कि जो बिल्डर्स हैं वो कोई एक स्पेसिफिक एहतियात ऐसी रखें कि चलिए अगर आप बिल्कुल कट नहीं कर सकते स्टील या जो कंक्रीट का इस्तेमाल है, कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें कुछ बेहतरी लाई जाए, कुछ परसेंटेज कम हो जाए, कोई ऐसा आइडिया अगर आप हमारे सामने रखना चाहें? देखिए बात ये कि हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कतई कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग। अच्छा। क्योंकि ये तमाम फैलेसी है सोचना कि जब मल्टी स्टोरी होंगी तो जमीन कम इस्तेमाल होगी। होता ये कि जब आप मल्टी स्टोरीज बनाते हैं तो फिर उसके लिए आपको सर्विस रोड बनाने पड़ते हैं, बेइंतहा आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसमें फिर फासला बिल्डिंग के दरमियान ज़्यादा करना पड़ता है। अभी कराची शहर का ये हाल है कि जो हमारी तारीखी इमारतें उनके अंदर 35 मंजिलों की इजाज़त दे दी जा रही है, जो मेरे ख्याल में बहुत सख्त ज्यादती है। क्योंकि हिस्टोरिक बिल्डिंग को हमें बचाना ज़रूरी है, उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल रहता है। जहाँ वो बिल्डिंग गिराते हैं और मल्टी स्टोरी बनाते हैं फिर आपका एकदम से यू इंक्रीज द कार्बन फुटप्रिंट। मेरा ख्याल है हुकूमत की जो पॉलिसी मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है हमें कंटेन करना चाहिए, हमें अपने पुराने शहरों की तरफ देखना चाहिए। वहाँ आप देखिए इट्स फेयरली हाई डेंसिटी बट इट्स वेरी लो राइज, और ये हम कर सकते हैं। और स्पेशली आप देखें कि फ्लैट्स में हम बच्चों को, औरतों को कहाँ कहाँ भेज देते हैं, वो कैसे वहाँ रहते हैं। मतलब ये कोई तरीका इंसान के रहने के लिए नहीं है। और ये अब जो बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पहले होता था वो भी अब रिकंसिडर कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन दैट एरिया नाउ, तो वो नहीं कर, you know, so we have to really think very seriously about this. ठीक हो गया मैडम, चूंकि आपने खुद भी कहा कि आप इस चीज़ से एग्री नहीं करती, बट ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर मुख्तलिफ इकदाम तो करती है। आपने कहा कि जैसे आपने इस प्रोजेक्ट को किया, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आपके साथ आए और उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया। स्टेट लेवल पर भी ऑब्वियसली बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत है अगर हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी, कुछ सजेशंस, और आखिर में कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त पायलट प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि हम इस तरह से भी रोड्स को डेवलप कर सकते हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत के इक़दाम तो इसमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम इस बात को छोड़ दें कि इंडस्ट्री जब तक के सीमेंट और कंक्रीट और स्टील की नहीं बढ़ेगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेरा ख्याल में बड़ी एक फैलेसी है, क्योंकि अभी हमें अल्टरनेटिव मटीरियल्स की तरफ तवज्जो देनी होगी कि हम कैसे उनको बनाएं, कैसे इस्तेमाल करें। जो आपने अभी बात की थी, वी कैन इवन स्टार्ट विद हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, कि कुछ आप कंक्रीट का फ्रेम बना दें, उसके अंदर जो आप दीवारें बनाएं या फर्श बनाएं, उनमें आप उसमें लो कार्बन के मटीरियल इस्तेमाल करें। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अभी आप देखिए पूरी दुनिया में बेइंतहा इस पे काम हो रहा है। लोग, पीपल आर इवन लुकिंग एट अर्थ। मेरे साथ अभी इतनी डिस्कशन लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में भी अब वो देख रहे हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करें, लाइम का इस्तेमाल करें। सीमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं, अगर हम लाइम को इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए हमारे तारीखी तमाम किले हैं वो लाइम से बने हुए हैं। अगर आप और भी पीछे जाइए तो रोमन्स ने भी लाइम को इस्तेमाल किया था अपने एक्वाडक्ट्स में। तो ये तो हमेशा से रहा है मटीरियल, और कोई वजह नहीं है कि हम इसको बिल्कुल इग्नोर करें। और ये जिस मटेरियल की आप बात करिए, अभी हैव अ बिट मोर टाइम, तो मैं चाहता हूँ इस पे भी जरा मैं बात कर लूँ। लाइम का आपने जिक्र किया, ये क्या मटेरियल हमारे पास इनफ मौजूद है, और क्या इसकी प्रोसेसिंग के लिए यास्मीन साहिबा फिर हमें मशीनरीज या मशीन्स को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा? इज इट ऑल हैंडमेड? ऐसा है? जी देखिए, ऐसा है कि लाइम जो है इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि लाइम हमेशा इस्तेमाल होता था, लेकिन 19वीं सदी में इसका डेवलपमेंट हुई है सीमेंट की। और फिर वो आप जानते हैं जब इंडस्ट्री बीच में आती है तो किस तरह से तेजी से चीज़ों को फैला देती है। तो हम सबको पढ़ाया भी यही गया, जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही थी इंग्लिस्तान में तो हमें यही पढ़ाया गया कि हाँ सीमेंट इज़ द वन। पर हमने ये देखा जब तारीखी इमारतों को स्टडी किया, और चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव भी और शौक है कि मैं देखूँ पुराने तरीके क्या थे, तो उस पता चला कि लाइम वॉज यूज्ड सो इफेक्टिवली। और आज भी अगर आप देखें, जो मैंने ईंट में बनाती हूँ, जो मिट्टी और लाइम की ईंट बनती है, अगर आप उसको पानी में डाल के आप 1 साल के बाद भी उठाएंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। तो हम क्यों ब्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? बर्न ब्रिक का इस्तेमाल ना करें, कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल ना करें, इससे हम माहौल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह बैम्बू का इस्तेमाल जी फरमाइएगा। जी आप जो जिस तरफ इशारा करिए उसकी ओब्वियसली एक तो आपका इंटरेस्ट भी, लेकिन इसमें आई थिंक बहुत बड़ा रोल इसका भी है, द वे यू स्टडीड, जो आपने पढ़ा है, जो आपकी रिसर्च है, उसका बड़ा एक रोल है। तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को लेकर इंजीनियरिंग के अंदर तो लोग इंजीनियरिंग तो करें, लेकिन कंस्ट्रक्शन को इन स्पेसिफिक एंड देन ऑल्टरनेटिव वेज जिसकी हम बात करते हैं, जैसे हमें पिछले दिनों में बड़ा फोकस हम करे थे कि जो क्लाइमेट के हवाले से मुख्तलिफ डिग्रीज हैं या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाए, और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जा रहा है, इससे आप किस हद तक मुतमईन है कि आप समझती हैं कि इंस्टीट्यूट को स्पेसिफिकली अपने सिलेबसेस को देखना होगा और इस तरफ लाना होगा ताकि हमारे जो नए ग्रेजुएट्स निकलें वो इन खतूत पे सोचे जैसा आप सोच रही हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है कि हम वही जो मैंने आज से 50-60 साल पहले जो अब पढ़ी थी चीज़ें, वही आज ही बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। जो दुनिया बदल चुकी है, नाउ इन द 21st सेंचुरी एंड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस नाउ। तो लिहाजा हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ इंटरपावर पाकिस्तान के साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं कि हमने स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहा, तो वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ ने मेरे जो इसके बैम्बू के हैं लॉग्स वो बनाए हैं। अभी आपको मैं क्या बताऊं, मिलानो में उन्होंने दे वर वेरी काइंड, दे ग्रेट ऑनर फॉर मी कि उन्होंने मुझे एक ऑनरी डिग्री दी है, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने वो मेरे बैम्बू की चीज़ें बनाई हैं। अभी लंदन में हमें उम्मीद है कि हम जाके बनाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में भी ये चीज़ हम फैला रहे हैं, और ये ब्रिटिश काउंसिल की मदद से हो रहा है कि वहाँ पे हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये कि हमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल और तरह से दिखाना होगा और तरीके उनकी तरफ सामने करने होंगे। और मैं देख रही हूँ हर जगह दुनिया में कितने बच्चे हैं, यंग लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं आप बताइए हम कैसे करें, क्योंकि हमारी जो अभी हालात हैं, जो ना हुकूमत उसका साथ देती है ना कोई और साथ देता है, हमें सब सोच बदलनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बच जाए। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। इतनी प्रोडक्टिव, इतनी इंफॉर्मेटिव बातें आपने हमारे साथ शेयर की, एंड इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी। इंशाल्लाह हम आपसे जरूर दोबारा भी इस मौजू के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यास्मीन लारी साहिबा मौजूद थी, इनका जीरो कार्बन स्ट्रीट का जो एक पायलट प्रोजेक्ट है उसके हवाले से बताई थी। ठीक है, भी कंस्ट्रक्शन के शोबे में जिस तरह से हमें मजीद एडवांसमेंट की ज़रूरत है, रिसर्च बेस्ड काम की ज़रूरत है, उस पर बात करी थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। तो जनाब, दरअसल है मखलूक खुदा की खिदमत ही इबादत। अल्लाह को किसी चीज़ का जो कि यकीनी तौर पे मोहताज नहीं है। कई लाजवाल दुआया कलिमात पढ़े और ऐसे कई अल्फाज कहे कि जो उनकी पहचान बने। ये जो लफ्ज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये अमजद फरीद साबरी हम अगर बात करें हैं तो आज हमें होते तो यकीनी तौर पे 51वीं सालगिरह मना रहे होते।
और आज हमें नहीं है लेकिन हम उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन उनका फ़न जो है वो हमें ज़िंदा है, इसीलिए जब भी उनके हवाले से कोई भी दिन आता है तो हम ज़रूर याद करते हैं। और कवाली वैसी जो बरसग़ीर है या जो ईस्ट है इसकी मीरास है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे फ़नकारों की बात करना। अमजद फ़रीद साबरी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, आज उनका यौम पैदाइश है तो हमने उन्हें ज़रूर समझा के ट्रिब्यूट पेश करें। प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है जी। एक और मसला इस्लामाबाद में चल रहा है, उसका जिक्र करके हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वो है ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत या मातहत करने का एक मामला आपके सामने आया था कुछ दिन पहले। वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने एक बार फिर इस पर एहतजाज शुरू कर दिया, और ये कुछ ताज़ा तरीन मनाज़िर अमला जो में नज़र आ रहे हैं। और ये जितने एक फ्रेम के अंदर आपको हजरात नज़र आ रहे हैं या ख़वातीन नज़र आ रही है, ये सभी असातिज़ा हैं, ये सभी टीचर्स हैं जो कि इस वक्त हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते नज़र आते हैं। ये सिलसिला कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, इनके कुछ मुतालबात हैं और ये इसकी मुखालफत कर रहे हैं इस कानून की। अभी तक इनको मुतमईन नहीं किया गया इस तो ये एहतजाज था, इसके कुछ विजुअल्स हमने आपके साथ शेयर किए। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे हमारी मुलाकात अब कल। और फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है, एक्सप्रेसो टीवी स्क्रीन पर आता है। और इस हवाले से जो हम विजुअल्स दिखाते हैं, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि ये कौमों की पस्ती की निशानी होती है कि जब असातिज़ा, डॉक्टर, ये लोग एहतजाज कर रहे हों तो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए इसके ऊपर। अब आप प्रोग्राम खत्म करें, इजाज़त लेंगे, छुट्टी दे दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।